लेकिन जो अभी नए आईपीओज आ रहे हैं उसमें वैल्यूएशन में कंफर्ट नहीं है। इसके लिए हम मोस्ट ऑफ द नए जो आईटी साइड में या डिजिटल साइड में आईपीओज आ रहे हैं उसको हम अवॉइड कर रहे हैं। दूसरा जो सेक्टर है, जैसे मैंने कहा आपको, जो थोड़े से जिसको बोलते हैं कॉर्पोरेट बैंक या एनबीएफसी, वहां पे भी हम सिलेक्टिवली ओवरवेट हैं। एक जो सेक्टर में पहले बताना मेरा रह गया वो है इंडियन फोकस्ड ब्रांड, जो टीयर 2 टीयर 3 फोकस्ड ब्रांड्स हैं। वहां पे एक बहुत ही बड़ी टेलविंड है डिमांड की। 2 साल से इंडिया में शादियां या कोई फंक्शन या फेस्टिवल लोगों ने ज्यादा धूमधाम से मनाए नहीं बिकॉज ऑफ कोविड। और इंडिया इज अ कंट्री जहाँ पे लोगों को है ना फेस्टिवल मनाना और त्योहार और शादियां मनाना बहुत अच्छा लगता है। और अगले 6 महीने में शादियां भी बहुत है, जो बोलते हैं सावे बहुत हैं। फेस्टिवल भी लोग धूमधाम से मना रहे हैं। और उसको रहते हुए टीयर 2 टीयर 3 फोकस ब्रांड्स है, उसमें काफी एक तेजी का एक आउटलुक आ रही है। रियल एस्टेट भी रेजिडेंशियल साइड में काफी डिमांड देखी जा रही है। हम थोड़े से अंडरवेट हैं रियल एस्टेट कंपनीज में, क्योंकि हमें थोड़ा सा बैलेंस शीट को लेके घबराहट रहती है। लेकिन जो एंसिलरी सेक्टर्स है रियल एस्टेट के, जैसे बिल्डिंग मटेरियल हो गए, सीमेंट मैंने कहा पहले, ये रूफिंग सिस्टम्स है, फर्नीचर है, वहां पे वी आर ओवरवेट। आई थिंक ये थोड़े बहुत सेक्टर्स हैं। बाकी पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाइड है। स्टील में हमारा ध्यान काफी अच्छा है, लेकिन बिकॉज इट इज डीप सिक्लिकल, हम थोड़ा 5-7% से ज्यादा वेटेज हमारे फंड में डीप सिक्लिकल्स को देते नहीं है। बट स्टील में भी हमारा ध्यान काफी चलिए, तो रियल एस्टेट और स्टील दो सेक्टर उभरते हुए आए। सुनील जी, एक आम राय बाजार में ये बन रही है कि पब्लिक सेक्टर बैंक्स और खासकर छोटे पब्लिक सेक्टर बैंक्स जहां पर बहुत सफाई एनपीएस की होती हुई दिखी है, वहां पर एक लॉन्ग साइड ट्रेड बाजार में बनता हुआ दिख रहा है। हालांकि यहां पर हमेशा ये रही है समस्या कि सरकार का दखल बहुत है। क्या एक या 2 साल के लिए आपने किसी एक या दो बैंक्स में पब्लिक सेक्टर की तरफ लॉन्ग साइड ट्रेड्स जोड़े हैं अपने पोर्टफोलियो में, या ये सिर्फ ट्रेडिंग बेट्स ही हैं? हमारा एक फ्रेमवर्क है मीट्स करके, MEETS। उसमें एम होता है मैनेजमेंट। और ये फ्रेमवर्क में अब तक गवर्नमेंट की कंपनियां बैठती नहीं थी, बिकॉज गवर्नमेंट की कंपनियों का थोड़ा सा एक जो बिहेवियर है वो एंटी माइनॉरिटी शेयर होल्डर हुआ करता था। लेकिन उसमें थोड़ा चेंज दिखने को मिलता है। अभी IRCTC का इशू हुआ, बहुत ही तेजी से डीपैम और रेलवे मिनिस्ट्री ने उसको एक अच्छे वे में एड्रेस किया। सेक्रेटरी टीवी में आके कहा कि भाई हमें माइनॉरिटी शेयर होल्डर की भी चिंता करनी चाहिए, विच इज अ वेलकम चेंज। जहां तक आपका सवाल है पब्लिक सेक्टर बैंक्स में, हमारे पोर्टफोलियो में सिर्फ दो ही पब्लिक सेक्टर कंपनियां हैं। एक लार्जेस्ट पब्लिक सेक्टर बैंक और एक सेकेंड मिड साइज पब्लिक सेक्टर बैंक। और दोनों में हमारा अच्छा पैसा बना है और आगे भी लगता है कि व्यू अच्छा है। 2-3 कारण है उसमें। एक तो जो भी उनको कैपिटल रेस करना था, मोटा मोटी उन्होंने रेस कर लिया, तो अभी और डाइल्यूशन की संभावनाएं बहुत कम है। दूसरा, एक जो क्लीन अप था एनपीएस का, वो काफी क्लीन अप हो गया है। तीसरा, अभी बहुत डिफिकल्ट है। पहले आप लोन ले लो बैंक से और नहीं भी दो तो कुछ फर्क नहीं पड़ता था। अब इम्प्रिजनमेंट भी हो जाती है। हमने देखा है काफी एंटरप्रेन्योर्स को इम्प्रिजन भी किया हुआ है। चौथा, जो जो एक बोलते हैं ना, जो स्टिकी सेक्टर्स थे जैसे स्टील या पावर, ये सब टर्न अराउंड हो गए हैं। और वहां पे ये बैंक्स का जो राइट ऑफ किया हुआ एडवांस है, इनफैक्ट अभी राइट बैक हुआ है। काफी कंपनियों ने इनफैक्ट राइट बैक किया है राइट ऑफ करने के बाद। और मोस्ट इंपॉर्टेंटली आपने कहा छोटी जो पब्लिक सेक्टर बैंक्स है, उनकी मार्केट के वन टाइम प्री प्रोविजनिंग ऑपरेटिंग प्रॉफिट, हमें नेट प्रॉफिट ज्यादा बड़ा दिखता नहीं है, बिकॉज ये सब बैंक बहुत एग्रेसिवली एनपीए प्रोविजन कर रही थी। इसके लिए हमें नेट प्रॉफिट नहीं दिख रहा था। बट जैसे जैसे अभी ये प्रोविजन कम होगा, आई थिंक द नेट प्रॉफिट ग्रोथ फॉर सम ऑफ दीज बैंक विल बी। बट मैं एक चीज कहना चाहूंगा, फ्रॉम अ स्ट्रक्चरल 3-4 ईयर्स परस्पेक्टिव, हमारा व्यू अभी भी ज्यादा कंस्ट्रक्टिव नहीं होगा। क्योंकि बैंक्स का जो रॉ मटेरियल है वो है डिपॉजिट्स।
और अब इंक्रीमेंटली जो नए खाते खुल रहे हैं, जो बड़े डिपॉजिट वाले खाते होते हैं, उनमें एक या दो पब्लिक सेक्टर बैंक को छोड़ के बाकी सबको इग्नोर किया जा रहा है। तो आई थिंक ये 1-2 साल के लिए अच्छा ट्रेड हो सकता है, बट वी विल नॉट बाय फॉर फ्रॉम अ 4-5 ईयर्स। सुनील जी, एक और चीज़ है और एक वो साइकिल जिससे बात हम करना चाहेंगे वो थी मेटल्स की। लेकिन मानिए आई मीन मार्च, अप्रैल और मई लास्ट ईयर CY20 के आई मीन मिड से जो पुल बैक शुरू हुआ, जो जर्नी इस मेटल्स की शुरू हुई, अभी अगर आप देखें बीते 3-4 महीने से हम सुन रहे हैं कि बहुत सारे लोगों का वक्तव्य, स्टेटमेंट ये आता है कि इट्स आई मीन ऑलमोस्ट ओवर नाउ मेटल्स। अब अपने प्रॉफिट्स को कैश में कन्वर्ट कीजिए, लेकिन प्राइस स्टिल अगर आप देखें तो नीचे सेटल होने को तैयार नहीं है। आपका टेक मेटल्स पे क्या है? अगर आप पैसा बना के बैठे हैं, इट्स टाइम टू एग्जिट, और बोथ आई मीन फेरस नॉन फेरस ग्रुप पर आपकी प्रतिक्रिया क्या है? अभी भी पैसा बनना बाकी है? बहुत ही ज्यादा कंस्ट्रक्टिव है मेटल्स पे, और मैं आपको थोड़े डेटा पॉइंट्स देना चाहता हूँ। तो FY20 अगर देखें तो स्टील कंपनी सब मिला के 50,000 करोड़ का एबिटा करती थी और 3 लाख करोड़ का उनका डेट। मार्च 22 तक उनका एबिटा हो जाएगा 1.5 लाख करोड़ का और डेट घट के हो जाएगा 1.5 लाख। तो जो 6 टाइम डेट टू एबिटा रेशियो था वो अभी 1 टाइम डेट टू एबिटा रेशियो। आज काफी स्टील कंपनियां पर टन बेसिस पे 3 से 5 हजार रुपया खाली ब्याज का भरती पर टन। अभी वो जैसे जैसे कम होगा वो सीधा आपको प्रॉफिट में टर्न होता हुआ दिखेगा। थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग ये कि लास्ट 5-7 साल में कैपेसिटी लगी नहीं है स्टील, और अब डिमांड आ रही है। डिमांड काफी वजह से आ रही है। एक तो कंजम्पशन बढ़ा है, तो अगर कारें बिकेगी, अगर व्हाइट गुड्स बिकेंगे, अगर और भी सब कुछ बिकेंगे, मकान ज्यादा बनेंगे, तो स्टील का तो कंजम्पशन बढ़ेगा ही। दूसरा ये भी हो गया है कि थोड़ा सा है ना, एफिशिएंट स्टील प्लांट ही चल पाएगा। इनएफिशिएंट स्टील प्लांट जैसे चाइना में जो पोल्यूटिंग स्टील प्लांट है वो बंद हो चुके हैं काफी। तो उसको रहते हुए भी एक डिमांड सप्लाई में गैप आ गया है। और तीसरा ये लॉन्ग साइकिल है। अगर आप अभी प्लान करोगे कोई स्टील प्लांट लगाने का तो उसको 4-5 साल लगेगा स्टीम पे जाने को या कैपेसिटी आने को। तो आई थिंक उसको देखते हुए और ये इंफ्रा स्पेंडिंग जो गवर्नमेंट ने दुनिया भर में इतने पैसे छापे हैं और वो सब इंफ्रास्ट्रक्चर में स्पेंड होने ही वाले हैं, तो आई थिंक डिमांड भी बढ़ेगी। तो हमारा जो एक व्यू है वो काफी पॉजिटिव है। फेरस यानी स्टील में ज्यादा पॉजिटिव है, नॉन फेरस में भी पॉजिटिव है। लेकिन जैसे मैंने कहा ये डीप सिक्लिकल सेक्टर्स हैं, इसमें चाइना प्लेज अ बिग रोल। चाइना ने आज कोई स्टेप्स लिए तो भाव बहुत ही ज्यादा ऊपर नीचे हो जाते हैं। हमने देखा कोयले के भाव कैसे बढ़े और अब कैसे घट रहे हैं। तो इन्वेस्टर को ये बहुत ही ध्यान से सोच के समझ के इसमें एक्सपोजर बनाना चाहिए। जैसे मैंने कहा, हम हमारे फंड में 5 से 8% से ज्यादा डीप सिक्लिकल में इन्वेस्ट नहीं करते हैं, क्योंकि ये जैसे बढ़ते हैं वैसे घट भी सकते हैं। लेकिन अगले 2-3 साल के व्यू से हमारा ध्यान काफी पॉजिटिव है पूरे मेटल सेक्टर में। उसमें स्टील में पर्टिकुलरली काफी पॉजिटिव। सिंघानिया साहब, हम लोग आईपीओ मार्केट से अब जुड़ते हुए दिख रहे हैं दोबारा। जो आईपीओ की पाइपलाइन नवंबर में है, लगभग 30,000 करोड़ रुपए बाजार उठाता हुआ दिखेगा। कई ऐसे नाम जो हमारे साथ ज़ाती ज़िंदगी में जुड़े हुए हैं, चाहे वो इंश्योरेंस स्पेस में हो, चाहे वो पेमेंट्स गेटवे की तरफ हो, अब बाजार में सेकेंडरी मार्केट में हमें लिस्ट होते हुए दिखेंगे। आपको क्या लगता है इनकी बैलेंस शीट्स पढ़कर कि प्राइसिंग कुछ ज़्यादा है, या यहाँ पर हम लोग कुछ ऐसे आंकड़ों पर ध्यान नहीं दे पा रहे हैं क्योंकि ये इंटरनेट कंपनीज हैं और अगले 2 या 4 या 5 क्वार्टर में ही समझ में आएगा कि लॉस मेकिंग कंपनी जो लिस्ट होती है वो किस तरीके से बाजार में परफॉर्म करती है? इसके ऊपर एक ब्रॉडर टिप्पणी आपकी। फर्स्ट ऑफ ऑल ये सब प्रमोटर्स जिन्होंने ये कंपनियां बनाई है उनको हेड्स ऑफ। आई थिंक उन्होंने ऐसी ऑर्गेनाइजेशन बनाई है जो कोई 5 साल पहले सोच भी नहीं सकता था। हर कंपनी, जोमेटो ले लो, स्विगी ले लो, 2-3 लाख लोगों को एम्प्लॉयमेंट दे रही है। इतना बड़ा उन्होंने देश के लिए FDI जनरेट किया है। तो आई थिंक फ्रॉम इंडियन पर्सपेक्टिव, हेड्स ऑफ देम, सुपर्ब वैल्यू क्रिएशन एंड सुपर्ब क्रिएशन ऑफ वर्ल्ड क्लास ऑर्गेनाइजेशन। अब आते हैं फ्रॉम एन इन्वेस्टर्स पर्सपेक्टिव। आई थिंक ये सब कंपनियां एक थीमेटिक कंपनीज है। आई वुड कॉल माई सेल्फ अ लिटिल कंजर्वेटिव इन्वेस्टर।
और एटलीस्ट हमारा ये व्यू रहता है कि आज अगर हम शेयर लेते हैं तो जो रुपया लगाते हैं उससे ज्यादा हमें फ्यूचर प्रॉफिटेबिलिटी के रूप में आना चाहिए। कोई कंपनी में 5 साल में आएगा, कोई कंपनी में 20 साल में आएगा, बट एटलीस्ट देयर इज अ विजिबिलिटी ऑफ फ्यूचर प्रॉफिटेबिलिटी। काफी ये जो कंपनियां नई नई आ रही है उसमें वो विजिबिलिटी नहीं है, तो उसको जस्टिफाई करने के लिए एनालिस्ट उसको 2030, 2040, 2050, 2060 तक ले गए उनका प्रोजेक्शन, जो फ्रैंकली थोड़ा सा एटलीस्ट हमारे जो डीएनए में है इन्वेस्टिंग में नहीं होता है। एक लास्ट चीज मैं कहना चाहूंगा कि द बेस्ट कंपनी इज नॉट नेसेसरी द बेस्ट। तो जो बेस्ट कंपनी है वो जरूरी नहीं है कि वो बेस्ट स्टॉक हो, बिकॉज इट इज प्राइस बियॉन्ड परफेक्शन। और काफी ये आईपीओ आ रहे हैं जो प्राइस बियॉन्ड परफेक्शन। अभी इसमें कोई आपको फंडामेंटली ये नहीं समझा रहा है कि ये आईपीओ में हम क्यों इन्वेस्ट करें। इसमें रीजन क्या इन्वेस्ट करने का? ग्रे मार्केट प्रीमियम इज द बिगेस्ट रीजन कि ये 50% प्रीमियम में चल रहा है, 30% प्रीमियम में चल रहा है, तो इन्वेस्ट कर दो, लिस्टिंग 30%, 40% ऊपर होगी। या कोई ये कह देगा कि निफ्टी में आ जाएंगे, या कोई एमएससीआई के इंडेक्स में आ जाएंगे, या कोई इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर आके इसको खरीद लेंगे। फंडामेंटल रीजन बहुत ही कम समझाने वाले हैं। आई थिंक इसको देखते हुए मेरा तो ये मानना रहेगा कि ये थोड़े प्राइस बियॉन्ड परफेक्शन है और इन्वेस्टर्स को केयरफुल रहना चाहिए। एट बेस्ट दे आर अप्लाई एंड सेल ऑन दिस। चलिए, ये तो बहुत ही समझ और सोच की राय आपको मिलती हुई दिख रही है फिलहाल जो आईपीओ खुले हुए हैं या पाइपलाइन में हैं। सुनील जी, ज़रा एक विचार और व्यक्त कीजिए। हम लोग आजकल इतने ज़बरदस्त वॉलेटाइल दौर से गुजर रहे हैं कि हफ्ते में या 15 दिन में निफ्टी, बैंक निफ्टी आपको 500 से 2000 पॉइंट, 2500 पॉइंट की रैली दिखा देते हैं, और गिरावट में भी यही दौर दिखता है। ओवरऑल अगर बुल मार्केट थीम को देखें तो कहां पर हम लोग बाजार में अभी खड़े हुए हैं? क्या आपको आगे और लंबी तेजी दिखती है? क्या ये स्ट्रक्चरल बदलाव भारतीय अर्थव्यवस्था में आते हुए दिख रहे हैं? और 2-2.5 साल बाद, 3 साल बाद कहां दिखता है निफ्टी? आई थिंक वॉलेटिलिटी तो है बाजार में, बट वॉलेटिलिटी तो हमेशा से रही है बाजार में। और आपने कहा निफ्टी 500 पॉइंट यानी 3%। तो ये ऐसा नहीं है कि बहुत बड़ा एक कोई है। हाँ, एब्सोल्यूट नंबर में 500 पॉइंट निफ्टी ज्यादा दिखता है, बट निफ्टी का बेस भी अभी 18,000 का हो गया है। दूसरी ये है कि हमने कहा कि बहुत वॉलेटाइल था बाजार और ऊपर नीचे बहुत हो गया, बट अक्टूबर भी नेट निफ्टी तो पॉजिटिव ही बंद हुआ पूरा। अगर अक्टूबर का महीना आप देखें तो आई थिंक वॉलेटिलिटी को आप अपना दोस्त बनाइए, आप उससे डरिए नहीं। ओवर ट्रेडिंग मत करिए, मोमेंटम को चेज मत करिए। जहां तक बाजार का सवाल है, आई थिंक जो नेक्स्ट 3-4 साल का हमें व्यू दिख रहा है, एक तो गवर्नमेंट बहुत प्रोएक्टिव हो गई है ग्रोथ की तरफ, बड़े बड़े निर्णय लिए जा रहे हैं। पहली बार 20 साल में कोई कंपनी को प्राइवेटाइज किया गया है, बीएसई को, एयर इंडिया। आगे भी ऐसी उम्मीद है कि मार्च के पहले 2-3 कंपनियां और प्राइवेटाइज हो जाएंगी। लिक्विडिटी पूरे सिस्टम में बहुत जोर से अवेलेबल है, इंटरनेशनल एज वेल एज लोकल। ब्याज की दरें काफी कम है, जिससे डिमांड भी बढ़ती है और नए प्रोजेक्ट लगाने में भी वायबिलिटी बढ़ती है, और अर्निंग्स भी टेलविंड एक अच्छी है। हाँ, निफ्टी सस्ती नहीं है पी बेसिस पे, बट यूफोरिक जोन में भी सिलेक्ट पॉकेट्स में यूफोरिया है, वहां बच के रहिए। बट ओवरऑल अगर आप देखिए तो अभी भी काफी स्टॉक्स हैं जहां आप 2-3-4 साल के व्यू से इन्वेस्ट करके अच्छे मिड टीन रिटर्न बना सकते हैं। एक मेरी एडवाइस रहेगी इन्वेस्टरों से कि अभी लास्ट ईयर के रिटर्न देख के आप आगे के रिटर्न मत एक्सपेक्ट करिए। आगे अगर आपका 10-15% रिटर्न साल पर साल का एक एक्सपेक्टेशन है नेक्स्ट 3 साल 5 साल में, तो वो हमारे हिसाब से आपको डिसअपॉइंटमेंट नहीं होगी। तो मोमेंटम से बचिए, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग करिए। जिस हिसाब से टेलविंड है इकोनॉमी में, कॉर्पोरेट प्रॉफिट में, वी आर स्टिल वेरी कंस्ट्रक्टिव। और लास्ट 20-25 साल में आप देखेंगे तो ऐसे कितने इंस्टेंस आए जहां बाजार ऊपर नीचे हुआ, बट अल्टीमेटली जिसने इन्वेस्टमेंट अपना बरकरार रखा, आई थिंक वेल्थ उसी का बना। और सुनील जी ने ये पिछले जो 3 दशक या 2.5 दशक हैं बहुत ही बखूबी
बैलेंस शीट्स पढ़ कर बिताए हैं। एक बात मैं बताना चाहता हूं अपने दर्शकों को कि कम से कम 1000 से 1500 बैलेंस शीट्स सुनील जी हर साल पढ़ते हैं और इतना ज़बरदस्त पकड़ है फाइनेंशियल एस्पेक्ट पर फंडामेंटल्स की सुनील जी कि वो बहुत अच्छी तरीके से अबैकस के जो शेयर होल्डर्स हैं और निवेशक हैं उनको दिख ही रहा होगा। सुनील जी, आपने इतना कीमती समय निकाला, आपका बहुत बहुत आभार और शुक्रिया। सीएनबीसी आवाज़ की तरफ से आपको, आपके परिवार को और अबैकस इन्वेस्टमेंट मैनेजर्स की टीम और निवेशकों को दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं।